हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले 13 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2021 के एग्जाम में, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट इस पैटर्न सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहेगी। मैं प्रतीक सेठी अपने पहले ही अटेम्प्ट में यानी कि सीजीएल 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और उसी में मेरा मैथ्स में प्री में स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स का। और इससे पहले मैं आप लोगों को 8 वीडियोज़ सीजीएल 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसके बाद लगभग 12 वीडियोज़ बचती हैं इस वीडियो के बाद। तो 12 वीडियोज़ के बाद ये सीजीएल 2021 की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और ये कुछ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। आप सब जगह ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, मतलब कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर मैं फ्री मैथमेटिक्स कोर्स आपको कराऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे सारे कराता हूँ। 2019 और 2020 में तो मैंने सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल के ही कराए हैं, पर 2021 से मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराया करूँगा जो भी एसएससी जिस भी एग्जाम में पूछेगी, चाहे वो सीजीएल प्री और मेंस हो, सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस स्टेनोग्राफर कांस्टेबल जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट। इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन जैसे जैसे हुआ करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछा करेगा, वैसे ही आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी है आपके सामने और व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी को प्रिपरेशन गाइडेंस कुछ चाहिए हो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सब कंटेंट मैं अभी तक करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी में एज की एक वीडियो है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें ट्रेन का चैप्टर भी है, और बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, ये सारे मैं चैप्टर्स करा चुका हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2020 के करा चुका हूँ, और सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल के मैं 2019 के भी आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो ये सारे लिंक है प्लेलिस्ट के, ये आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार चैनल पर जरूर गो थ्रू होना, चैनल का कंटेंट देखना। यहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है, सिर्फ प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि अ पर्सन ट्रेवल 5x डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने की स्पीड पे, 5 किलोमीटर पर आवर की, और 4x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कितने पे, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और टोटल उसको कितना टाइम लगा, 112 मिनट। पहले आप देख लो क्या कि 5x डिस्टेंस उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो उसको कितना टाइम लगा ट्रेवल करने में। आपने देखा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5x, स्पीड कितनी, 5। फिर उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। फिर आपने देखा कि उसने 4x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, 4x जो है डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, 6। तो ये जो है टाइम हो गया 5x डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये x डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम हो गया, 4x डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि आप इसको बोल सकते हैं क्या, 2x/3। तो ये जो है टोटल टाइम, अगर मैं इन तीनों टाइम को ऐड कर दूँ तो इन तीनों टाइम को ऐड करके जो मेरा टोटल टाइम आ रहा है, वो मेरा टोटल टाइम क्वेश्चन में कितना गिवन है, 112 मिनट। तो 112 मिनट को आपने देखा कि किलोमीटर पर आवर में यूनिट है स्पीड की, तो आप इसको आर में चेंज कर लो। तो आपने देखा यहाँ पे क्या, आपने देखा कि 5 5 3, तो 5 3 15 हो जाएगा एलसीएम। तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15x, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 5 15, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपका 10x आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपका 112 60। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये कितना हो गया, 15 और 3 18, और 10 28x हो गया यहाँ पे बाई 15, और यहाँ पे 112 60। तो आपने देखा ये गया कितने पे, 4 पे, और ये इसको काटेगा कितने पे, 28 पे, और 28 जो है इसको, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। आपको बोला है क्या कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आपने देखा पहले 5x किया, फिर x किया, फिर 4x किया, तो टोटल उसने कितना कर दिया, 5 और 1 6 और 4 10। 10x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, x की वैल्यू है 1, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला है सरफेस एरिया जो है वो x सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम जो है वो y सेंटीमीटर क्यूब है, y की वैल्यू आपको 14x गिवन है। आपको बताना है क्या, रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको बताना है। देखो y क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब, और 14 इंटू एक्स। एक्स क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई गया पहले तो,
फिर 4 से 4 गया, तो आपने देखा कि आर क्यूब अगर मैं काटूँ तो आर बचेगा सिर्फ, आर क्यूब को आर स्क्वायर से काटूंगा तो आर बचेगा सिर्फ, और 14 तिया कितना होता है 42। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला, देखो अजीब क्वेश्चन आपसे पूछा। क्वेश्चन में बोला 46 नंबर का एवरेज जो है वो इतना है, पहले 25 नंबर का एवरेज जो है वो इतना है, लास्ट के 18 नंबर का एवरेज जो है इतना है, 28वां नंबर ये है। आपको बोला कि 26 और 27वां नंबर अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आपको एवरेज बताना है रिमेनिंग नंबर का। अब कई लोग पता क्या करेंगे, कई लोग 26वां और 27वां नंबर निकालने बैठ जाएंगे। मतलब कई लोग अपना टाइम इसमें वेस्ट कर देंगे कि मैं 26वां और 27वां नंबर निकाल दूं, फिर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा टोटल एवरेज में से, तो मेरा एवरेज आ जाएगा। ऐसा ना करें। आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस 26वां और 27वें जो नंबर है जो आपको निकालना है, इस नंबर का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको बोला है कि इसको तो एक्सक्लूड ही करना है। और आपको पता है कि अगर 26वां और 27वां नंबर एक्सक्लूड कर दिया, मतलब 46 में से 2 नंबर एक्सक्लूड कर दिए, मतलब 44 नंबर का आपको एवरेज बताना है। 25 नंबर का एवरेज दे रखा है, 18 नंबर ये हो गए, 25 और 18 कितना होता है 43, और 1 नंबर की तो आपको वैल्यू दे रखी है, तो 44 तो नंबर का आपके पास सम आ ही सकता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि 25 नंबर का एवरेज अगर 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा 25 नंबर का, 25 इंटू 45। फिर 18 नंबर का एवरेज कितना है 56, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 इंटू 56। ठीक है, अब ये जो है टोटल 43 नंबर हो गए। 44वां नंबर कौन सा, ये। ठीक है, 46 में से 44 नंबर का सम तो यही हो गया। 26वें और 27वें नंबर की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एक्सक्लूड ही करना है। तो 46 में से 2 नंबर एक्सक्लूड कर दिए, कितने रह गए 44। 44 का सम क्या है ये, और एवरेज अगर निकालना है तो डिवाइड कर दो 44 से। तो आपने देखा कि 45 इंटू 25 कितना होता है 1125, और 18 इंटू 56 कितना होगा 1008 हो जाएगा आपके पास, और 67 आपको ऐड करना है बाय 44। तो इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया 67 1075। 1075 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो आप देखते हो कि यहाँ पे ना 2200 आ जाएगा। तो 2200 बाई 44, तो ये गया 2 पे, और ये इसको 50 पे काट देगा, तो 50 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द लीस्ट नंबर, आपको लीस्ट नंबर बताना है जब उसमें से 7 डिक्रीज कर दिया जाए। जब उसमें से 7 डिक्रीज कर दिया जाए तो 15, 24, 28 और 32। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको यहाँ पे उसको देना चाहिए था व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर देना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोलना चाहिए था उसको व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बोलना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इससे भी लीस्ट 2 नंबर है जो कि आपकी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि डिक्रीज करने पे 7 से 15, 24, 28 और 32 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर है n, जब मैं उसमें से 7 को घटाऊंगा तब जाके वो 15 पे, 24 पे, 28 पे और 32 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए n-7 नंबर कोई है m। ठीक है, मतलब m एक ऐसा नंबर है जो 15 पे भी जाएगा, 24 पे भी जाएगा, 28 पे भी जाएगा, 32 पे भी जाएगा। ठीक है, तो m क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे वो कुछ नहीं कह रहा, वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ वो ये कह रहा है कि आपको रिक्वायर्ड नंबर ऐसा बताना है कि वो 15, 24, 28 और 32 चारों पे डिवाइड हो जाए। मतलब इसका जो है वो एलसीएम हो और प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड हो, मतलब प्लस 7 ऐड हो, क्योंकि 7 को माइनस करने पे वो 15, 24, 28 और 32 पे जा रहा है। अगर मैं उसमें से 7 माइनस ना करूं, मतलब उसमें 7 फालतू है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसमें जो है ना 7 फालतू है, मतलब ये नंबर n है, ये तभी जाके डिविजिबल होगा जब इसमें से मैं 7 माइनस करूंगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी कि जब मैं एक नंबर है n, अगर इसमें से मैं 7 माइनस करूंगा तभी जाके ये डिविजिबल होगा किस पे, उस पे। ठीक है, तो जैसे देखो एक बात और है क्या कि मान लो एक नंबर है 5। ठीक है, 5 छोड़ो, आपने इसमें 10 मान लिया, 10 मान लिया आपने, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं 10 में से 1 घटा दूँ तभी जाके ये 3 पे डिवाइड हो। इसका मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल कोई नंबर है, जैसे 9,
3 3 9, इसमें हमने एक ऐड किया हुआ है, मतलब ये जो रिमाइंडर है, ये जो फालतू था, ये जो डिक्रीज करना पड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम प्लस ये जो 7 है, ये रिमाइंडर एक्चुअली में जो 7 डिक्रीज होने के बाद डिविजिबल हुआ था, मतलब इन सारे नंबर का एक मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 7 आप ऐड करोगे तभी एक आपका लीस्ट नंबर आएगा। जब डिक्रीज करेंगे 7 पे तो 15 24 28 और 32 में जाएगा। आप एलसीएम ले लो। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि रिमाइंडर आपको कितना दिया, आपके पास बस लैंग्वेज चेंज करिए, क्वेश्चन वही है जो इससे 3-4 शिफ्ट पहले पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो आपने देखा 15 24 28 और 32, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 32, 7 भी है, 5 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि 32 पंजे कितना होगा, 160 इंटू 21, तो ये कितना हो गया आपके पास, 160 इंटू 21 जो है ये आपके पास आ जाएगा कुछ 3360, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो गई ये कितनी हो गई, 3360 के प्लस 7, ठीक है। तो अब जो सबसे लीस्ट नंबर था ना, अब जो सबसे लीस्ट नंबर था के की वैल्यू 1 करने पे पुट, वो आ जाएगा कितना, 3360 प्लस 7 3367 आ जाएगा। पर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है 3367। अगर उसको खाली क्वेश्चन में यही बोलना था ना कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, अगर वो खाली लीस्ट नंबर पूछता तो उसको ऑप्शन में देना चाहिए था 3367, क्योंकि यही सबसे लीस्ट नंबर है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो आप के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3 पुट करो। तो हमने देखा के की वैल्यू 2 पे भी ये 72 के आसपास ही जाएगा, कुछ 33 66 और 6727 आएगा। के की वैल्यू 3 पुट करोगे अगर आप, तो आप देखो ये कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 8099 और 100। तो मतलब ये जो है आपका पर्याप्त आंसर है। ये लीस्ट 5 डिजिट नंबर हो सकता है, बस ये लीस्ट डिजिट नहीं है, मतलब लीस्ट नंबर नहीं है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर हो सकता है 10,087, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप 3xyz यहाँ पे माइनस में है, तो आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लस में लिख लो फिर इसे। तो 3xyz की वैल्यू कितनी, मतलब xyz की वैल्यू -12 और x प्लस वाई प्लस जेड कितना 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर -3 और फिर माइनस का 11, ठीक है। तो आपने देखा ये -36 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 33 कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो 37 हो गया, 37 दूनी कितना हो गया 74 में से अगर आप 36 घटाओ तो आपको पता है 38 आता है, तो 38 इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा ये लिखा है 25 3 + 4p और यहाँ पे डिवाइड, आपको ऑफ सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, पहले तो ब्रैकेट ही ब्रैकेट आके सॉल्व होगी नहीं, तो आप ऑफ सॉल्व कर लो। तो आपने देखा ये -24 है, तो ये -24 हो गया, उधर जाके +24 हो जाएगा, 6 + 24, ठीक है। तो आपने देखा 3 + 4p और 6 + 24 कितना होगा 30 हो जाएगा आपके पास। तो आपने देखा कि पहले तो 5 पे गया, फिर 5 पे ये गया, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, 72 में से 3 गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 69p, 69 आ जाएगा तेरा, 72 में से 3 गया, अगर 72 में से 3 गया तो 69, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 69/4, 68 पे ये एग्जैक्टली चला जाता है, कितना 17 दूनी 34 और 68 हो गया, तो 17 सही 1/4। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम आपसे पूछा जा चुका है लास्ट टू लास्ट वीडियो में, ठीक है। यानी कि 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, सॉरी शिफ्ट 1 में, क्योंकि शिफ्ट 2 की जो वीडियो थी वो लास्ट वीडियो थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया है, यानी कि 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे 2,19,000 था और एक ही शेयर पूछा था और सेम इन्वेस्टमेंट थी, सेम था पूरा क्वेश्चन, बस यहाँ पे 2,19,000 था। उसका आंसर जो है वो
73,000 आया था और इसका जो है वो आंसर आपका आ जाएगा 62,000। ठीक है, मतलब 2,19,000 का बटे 3 था, इसका आएगा 1,86,000 का बटे 3, जो कि आपका कितना हो जाएगा 62,000 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखना वहाँ से देख लेना, नहीं तो आप खुद से ट्राई करना इसको। 62,000 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपने देखा √3 है यहाँ पे, ठीक है, और tan थीटा है, तो tan थीटा √3 होता है कहीं ना कहीं, sec थीटा में भी √3 होता है, तो क्यों ना, मतलब हमें ऐसी वैल्यूज़ पता है 30, 45, 60 जिसमें sec थीटा और tan थीटा जो है √3 के आसपास होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देख लो, आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, पर 0 और 90 नहीं है, तो थीटा की वैल्यू 3 ही पॉसिबल है। क्या क्या? 30, 45, 60, पहले 30 रखो। 30 आपने रखा तो आपने देखा कि sin 30 कितना 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos 30 कितना √3/2 इसका भी स्क्वायर, फिर ये, ठीक है जी, तो आपने देखा कि ये हो गया -2/4 यानी -1/2। ठीक है, तो ये -4/2 -2 + 2, तो ये तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो ही गई है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो ही गई। लेट मी चेक एक बारी और, सही है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो पहली बारी में ही आएगी 30 डिग्री, तो चलो डाल देते हैं। तो आपने देखा कि 1 + sec 30 ये होता है cos 30 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3, और tan 30 होता है 1/√3। तो आपने देखा 1 + 3/√3, अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना हो जाएगा √3। 1 + √3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है बेस ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज किया गया 40%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द हाइट बी डिक्रीज्ड सो दैट एरिया इंक्रीजेज बाय 60%। देखो एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब एरिया जो है वो वेरी करता है किसके हिसाब से, बेस इंटू हाइट के प्रोपोर्शनल वेरी करता है, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट हो गया। तो आपने देखा कि क्या हुआ कि बेस जो है 40% इंक्रीज़ होगा, आपको बताना है हाइट जो है वो कितने % इंक्रीज़ हुई, ताकि जो एरिया है वो कितना हो जाए 60% इंक्रीज़ हो जाए आपका। तो आपको पता है कि नेट चेंज इन एरिया जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, आपने देखा ब्रेड्थ और हाइट मल्टीप्लिकेशन में आपस में, मतलब जितना ब्रेड्थ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हाइट में जितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो एरिया की वैल्यू, मतलब एरिया में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रेड्थ नहीं है यहाँ पे, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस इनटू हाइट है। ठीक है, तो आपने देखा कि बेस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, हाइट भी आपको बोला है कि कितनी इंक्रीज़ हुई ये बतानी है, एरिया भी 60% इंक्रीज़ हुआ, तो एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस इनटू हाइट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि बेस में जो चेंज आया और जो हाइट में चेंज आया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में आपस में, तो उतना ही एरिया में चेंज आएगा। मतलब अगर बेस की वैल्यू कुछ % बढ़ी, हाइट की वैल्यू कुछ % बढ़ी, तो एरिया में 2 बार चेंज आएगा, एक तो जो बेस से आया और एक जो हाइट से आया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो आपने देखा कि बेस में जो चेंज आया बी से डिनोट कर दिया, हाइट में क्योंकि दोनों इंक्रीमेंट है तो एक वैल्यू में 2 बार इंक्रीमेंट, मतलब आपको पता है कि नेट चेंज क्या होगा x + y + xy/100। ठीक है, तो एरिया में क्या चेंज आया, ये 60% इंक्रीज़ हो गया। अगर डिक्रीज़ होता तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हाइट डिक्रीज़ होती तो माइनस लगा देते, b - h -bh/100 हो जाता। अगर बेस डिक्रीज़ हुआ होता तो -b + h फिर -bh/100 हो जाता, मतलब b की जगह -b आ जाता। सिंपल सी बात इतनी है। तो b यानी बेस कितना इंक्रीज़ हुआ 40%। ठीक है, तो आपने देखा 60 में से 40 गया, कितना आ गया 20, और 7 और 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये 7/5, तो 100/7% जो है वो हाइट इंक्रीज़ हुई है। 100/7 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 100/7 होता है 14.285 कुछ ऐसा। ठीक है, 287 कुछ, तो 14.28, आगे भी वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, तो राउंड ऑफ करके 14.29% हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, ABC जो ट्राइंगल है वो PQR के सिमिलर है, तो आपको पता है
कि पी आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, पी आर की वैल्यू निकालनी है तो आपको ए सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए सी बाई पी आर जो होगा वो आपको पता है किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। अपने ठीक है, ए सी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 16। पी आर की आपको निकालनी है। तो आपने देखा क्या कि 16 जो है 8 का 2 गुना होगा, मतलब 8 का 2 गुना अगर 16 तो 13 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 26। या फिर आपने 8 और 16 काट दिया, 2 पे कट गया आपस में। ठीक है, 16 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16 होता है, तो 16 अगर मैं 8 पे काटूँ तो 2 आएगा, तो 16 अगर कट के 2 हो गया और 8 तो कट ही गया, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। 8 की वैल्यू 16 देख के 1 की वैल्यू 2 और 13 की वैल्यू 26 भी बोल सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ठीक है, एक सेंटर का क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू और पी आर को प्रोड्यूस किया गया एस और टी तक। ठीक है, और फिर जो एंगल एस क्यू आर है उस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये एक एंगल है तो इसका बाइसेक्टर, और क्यू आर टी या टी आर क्यू एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर, ये आके मिलते हैं किस पे, यू पे। तो क्यू यू आर आपको गिवन है कितना, 69 डिग्री। आपको पता है एंगल क्यू यू आर जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 69 डिग्री। तो एंगल ए बाई 2 जो है कितना होगा, 90 माइनस 69, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो 21 का 2 गुना हो जाएगा, यानी 42 डिग्री करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ऑफ अ टॉल ट्री, तो ये ट्री है, ठीक है, ऑफ हाइट 45 मीटर, मतलब इसकी हाइट जो है 45 मीटर है। तो इसकी शेडो की लेंथ आपको दी है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ट्री की शेडो है, ठीक है, ये पूरी ट्री की शेडो है, इसकी आपको लेंथ दी है, कितनी दी है, 15√3 मीटर। आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मान लीजिए यहाँ कहीं सन होगा, ठीक है, सन यहाँ होगा, तभी ये जो पेड़ की परछाई है ये यहाँ तक जा रही होगी, ठीक है। तो पेड़ की परछाई की लेंथ जो है वो आपको गिवन है कितनी, 15√3 आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये वाला एंगल आपको बताना। देखो आप पहले तो इसको काट दो। आपने देखा कि 15 तिया 45, फिर √3 अगर मैं काटूँ तो ये कितना आ जाएगा, √3। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे √3, और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको पता है एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसके साइड वाली साइड 1 है, सामने वाली √3 है। तो आपको पता है ऐसा कौन से एंगल में पॉसिबल होता है, 60 डिग्री में। राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री का ही एंगल जो होता है उसके सामने √3 होती है, साथ वाली जो है एक साइड होती है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 होता है, आप सबको पता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का पहला ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको उससे कर लो, ठीक है, मतलब सॉल्व करके आपको पता है 16 का क्यूब कितना होता है, 4096। तो ये कितना हो गया, 4.096। इसमें से माइनस कर दो। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, तो 0.7 दोनों, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343, तो 0.343, ठीक है। तो सबको दिख रहा होगा यही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 1000 के आसपास है, तो 4000 मतलब ये 1.00 के आसपास है, ठीक है। तो 4.0 में से 1.0 गया, 3.0 के आसपास आएगी बात। एक तरीका ये है, देखो दूसरा तरीका एक और मैं आपको बताऊं। आपने देखा, आप इसको लिख सकते हो क्या कि 1.6 का क्यूब प्लस क्योंकि माइनस का क्यूब भी माइनस ही हो जाएगा, तो बाहर जाके माइनस ही होगा। तो मैंने क्या किया, प्लस बाहर ले लिया, अंदर माइनस रख दिया ब्रैकेट के। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये ना कुछ x³ प्लस y³ प्लस z³ लिखा है। आप इसमें सीधा सीधा चेक कर लो कि यार x³ प्लस y³ प्लस z³ की कंडीशन है ना, तो मैं यार x प्लस y प्लस z एक बार चेक करके तो देखूँ। आपने देखा x की वैल्यू कितनी 1.6, y की वैल्यू कितनी 0.9, और z की वैल्यू कितनी 0.7। आपने देखा 0.9 और 0.7 कितना हो जाएगा, 1.6 में से 1.6 गया तो कितना आ जाएगा आपका 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 0। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ कितना हो जाएगा 3xyz, यानी कि 3
इंटू 1.6 इंटू -0.9 इंटू -0.7, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है जी। तो आप सॉल्व करोगे 4.8 इंटू 0.63 जो है वो आपकी वैल्यू दे देगा इतनी, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोला कर्ड सरफेस एरिया ऑफ आ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। आपको पता है कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πRH, इसकी आपको वैल्यू गिवन है कितनी 616। फिर आपको बोला एरिया ऑफ इट्स बेस, आपको पता है कि सिलेंडर का बेस जो है वो सर्कुलर होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर बेस हो चाहे अपर बेस हो, तो दोनों जो है सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर अगर बेस है तो एरिया क्या हो जाएगा आपका πr², की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 38.5, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। आपको बोला है वॉल्यूम बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना शुरू करें, देखो अगर आप देखो कि आपको पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू नहीं पता ना एच की पता, और यहाँ पे भी आपको आर की वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। देखो ऐसा हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, 22/7 पुट करोगे तो r² की वैल्यू आ जाएगी, तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हो सकता है पर इसमें आपको अंडर रूट भी करना पड़ेगा, तो कैसे करें, देखो ऐसा करते हैं हम ना डिवाइड करना शुरू करते हैं, मतलब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से ना डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr², की तो हमें वैल्यू ही पता है कितनी 38.5, हमें हाइट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हाइट की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 से, जो कि πr² की वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा एक से जब 2 को डिवाइड किया, मतलब कर्ड सरफेस एरिया को एरिया ऑफ बेस से डिवाइड किया, तो आपने देखा कि 2πRH πr², आपने देखा पाई से पाई गया, आर से ये आर गया, तो 2/h, और ये 616 यहाँ पे 38.5, और ये हो जाएगा आपका 308, और 38.5 का 2 गुना कितना होता है 77, तो 77 का ये 154 गुना है, तो ये इसका 8 गुना हो जाएगा। तो हाइट जो है वो 8 गुना है रेडियस के, तो रेडियस कितनी हो गई आपकी हाइट अपॉन 8, ठीक है ना। तो आप पहले वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, तो आपने देखा कि 2πr, आर को आप एच के रिस्पेक्ट में लिख लो, क्योंकि अल्टीमेट गोल है आपका हाइट निकालना, ठीक है। तो आपने देखा रेडियस को आपने हाइट के रिस्पेक्ट में लिख लिया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी 616, ठीक है ना। तो आपने देखा ये हो गया 4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 अगर होती है तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये 28 पे गया, तो हाइट की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई h² की वैल्यू जो है 28 × 28 आ गई, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। तो हाइट कितना आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर। अल्टीमेट गोल है आपका हाइट निकालना, हाइट आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने देखा 38.5 को अगर मैं 28 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1078 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अब की बार तो आया है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपसे 2018 के प्री और मेंस शायद दोनों में ही पूछा, प्री में तो मतलब एक में किसी ना किसी एक में तो ये आया था, चाहे ये CGL 19 के प्री में आया था, चाहे ये CGL 18 के प्री या मेंस के क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब फाई से इंडिपेंडेंट नहीं है, आप देख रहे हैं ऑप्शन में फाई अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, किससे फाई से डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑप्शन में फाई मेंशन है। तो आप कैसे सॉल्व करें, सेक को लिख लो आप 1/cos, और tan जो होगा sin/cos, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में 1 + sin phi का स्क्वायर डिवाइड हो गया cos कर्व, ठीक है ना। तो आपने देखा 1 - sin phi का स्क्वायर, ये 1 + sin phi का स्क्वायर बाय cos स्क्वायर phi हो जाएगा आपके पास, और डिवाइड में क्या है cos स्क्वायर phi, ठीक है। तो आपने देखा पावर अगर कॉमन है तो इनको मिला दो आपस में, तो आपने देखा 1 - sin phi 1 + sin phi का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आएगा आपके पास cos की पावर 4,
फिर आपने देखा कि ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 फाई। ऑप्शन जो है पहला करेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं इसमें, क्या कि आप फाई की कुछ वैल्यू लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। जैसे 45 लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो आप 30 या 60 में से कोई भी वैल्यू ले ले, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि शॉपकीपर जो है 28% का डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे देता है और तब भी वो 30% प्रॉफिट कमा लेता है। और फिर आपको बोला है कि वो जो रुपीज़ में प्रॉफिट कमा रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। देखो परसेंटेज में अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो 30% कमा रहा है और रुपीज़ में कितना कमा रहा है वो 30.9, ठीक है। मतलब जो उसको रुपीज़ में प्रॉफिट हुआ है वो कितना 30.9 और उसका जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो कितना 30%। अब आपको पता है प्रॉफिट निकालते किस पे है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 30% और निकालते उसको किस पे है कॉस्ट प्राइस पे। अगर प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं तो प्रॉफिट का जो परसेंट है अगर मैं उससे 100% बना दूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे 30% की वैल्यू पता है, अगर मैं इससे 100% की वैल्यू बना दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। 30% से अगर मैं 100% की वैल्यू बना दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अगर यहाँ पे लॉस भी होता, लॉस की कुछ वैल्यू होती, अगर मैं मान लो लॉस की वैल्यू 30% होती, अगर 30% से लॉस के मैं 100% बनाता तो मेरा तब भी कॉस्ट प्राइस आता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है दोनों कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा 30% की वैल्यू 30.9, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डिवाइड कर दो 3 से, 3 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे 10.3 आ गया। तो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 103। मतलब यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 103। तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, कि मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस तो आपको निकालना ही है और प्रॉफिट कितना है 30%, डिस्काउंट कितना है 28%। तो आपने देखा कि ये हो गया 130/72 और ये गया 36 और ये गया 65, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो है वो आपका हो जाएगा 65 × 103/36। तो ये हो गया 6695 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट ना 6695 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 6695 6695, क्योंकि 65 को 103 से मल्टीप्लाई किया तो 6695 आ जाएगा, बाई 36 कर दो। तो आपने देखा 6695/36 आपके पास आ गया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 185.97 आ जाएगा। तो आपको नियरेस्ट रुपीज़ तक पूछा है तो ये 186 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। तो डी जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है पर्सन ए, क्वेश्चन में बोला है पर्सन ए जो है, ठीक है। तो आपने देखा पर्सन ए जो है 1/5 काम कितने दिन में करता है 3 दिन में। तो टोटल यानी कि फ्रैक्शन के हिसाब से अगर टोटल की बात करेंगे तो 1। पूरा काम कितने दिन में करेगा, आपने देखा 1/5 काम अगर 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा 15 दिन में कर देगा। उसके बाद आपको बोला है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी से आधी है, ठीक है। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1/2। आप क्या करो, अब फ्रैक्शन हटाओ, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर ए की एफिशिएंसी आपने 2 मानी तो बी की उसकी आधी है तो बी की 1 हो जाएगी, 2 का आधा 1, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए प्लस बी अगर साथ में मिलके काम करें तो आधा काम कितने टाइम में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे कि जिसके दिन दिए, आपने देखा ए जो है अगर किसी काम को करे तो 15 दिन में कर देगा टोटल काम को, ठीक है। अगर ए टोटल काम को करे तो 15 दिन में कर देगा। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे, जिसके दिन दिए हो उसकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी का वही रेशो होता है जो वन डे वर्क का होता है। तो एक दिन में अगर ए 2 काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम कर देगा 30 काम कर देगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क, या फिर जिसके दिन दिए हो, दिन किसके दिए हैं ए के, उसकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क है, इसका आधा काम करना है, ठीक है।
और जिसके दिन निकालने हो, दिन किसके निकालने हैं कि ए और बी साथ में मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो जिसके दिन निकालने हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से आप इसको डिवाइड कर दो। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2, बी की कितनी है 1, तो ए और बी की साथ में देखें एफिशिएंसी कितनी है, आपने देखा 2 और 1 3, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आपने देख लिया टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 काम को करना है, वन डे वर्क ऑफ ए कितना है 2, बी कितना है 1, तो 2 और 1 3, मतलब एक दिन में ए और बी साथ में मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 2 और 1 3, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी सारे लॉजिक है हर चीज़ को बताने के, मतलब मैं तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बशर्ते आप सीखने वाले होने चाहिए बस। ठीक है, कोई नहीं बताता है इतनी सारी चीज़ें, पर स्टिल मैं बताता हूँ कि चलो आपका भला होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर बॉट 40 पीसीज ऑफ एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 50 पर आइटम। ठीक है, एक आइटम कितने की 50 रुपये की, तो 40 पीसीज कितने के हो जाएंगे, आपने देखा 2000 के हो जाएंगे, मतलब उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा 2000। फिर आपको बोला है कि उसने 40 में से जो उसने 35 पीसीज थे वो 20% के प्रॉफिट में बेचे। मतलब आपने एक चीज़ देखी क्या कि एक पीस का कॉस्ट प्राइस कितना, आपने देखा एक पीस का कॉस्ट प्राइस कितना 50, अब इस पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इतना 20% प्रॉफिट, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस की खुद की वैल्यू 100%, जिसमें 20% का इंक्रीमेंट यानी 20% प्रॉफिट कमा लिया, तो 100% में 20% जोड़े तो 120% हो गया। तो आपने देखा कि 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, तो 50 अगर कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 पीस तो उसने 60 पे बेच दिए और बचे हुए 5 पीस जो कि डैमेज हो गए उसने 10% लॉस पे बेच दिए। तो आपने देखा कि 50 कॉस्ट प्राइस है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो 100 माइनस 10% कितना होगा 90%। ठीक है, तो इसको बेचा इसने 45 पे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि 50 का 10% कितना होगा 5, मतलब 50 कॉस्ट प्राइस है, 5 का लॉस उसने उठाया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 कितना 45। तो आपने देखा 35 दूनी 70, तो ये आ गया 2100 और ये आ गया आपका 225, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आ गया 2325। कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कितना आ गया 2325, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 325 का। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप निकालते किस पे हो, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये तो गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा 16.25%, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 16.25%। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है NM236598, ठीक है, आपको बोला है कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88। तो अगर 88 पे डिविजिबल होना है तो आप पहले क्या करो, 88 को आप को प्राइम में स्प्लिट कर लो। ठीक है, मतलब 88 के दो ऐसे फैक्टर लो जो आपस में को प्राइम हो। तो आपने देखा को प्राइम माने HCF इक्वल टू 1, तो आपने देखा 8 और 11 में आपने स्प्लिट कर लिया। आपने देखा कि 88 पे अगर इस नंबर को डिविजिबल होना है तो इस नंबर को 8 पे भी जाना चाहिए, इस नंबर को 11 पे भी जाना चाहिए। फिर आपने देखा कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा कि अगर n की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो आपको लगा कि यार 048 बिल्कुल सही है, मतलब 48 जो है वो 8 पे जाता है, तो n की वैल्यू 0 आ गई। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पढ़ेगा, ठीक है, कोई बच्चा होगा यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स पढ़ेगा पहली बारी में, ठीक है ना, वो सिर्फ इतना देखेगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब n की तो देखो काफ़ी वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या 248, मतलब 200 अगर मैं ऐड करता चला जाऊँ, क्योंकि 200 भी 8 पे जाता है, 100 मतलब यहाँ पे मैं 148 नहीं लिख सकता क्योंकि 48 अगर 8 पे गया तो 148 नहीं जाएगा, क्योंकि 48 में 100 ऐड करके 148 आएगा। 100 जो है 8 पे डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, तो 248 200 ऐड कर दो क्योंकि 200 जो है 8 पे जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई n की। अब कोई पढ़ेगा कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको 0 दिख रही है, पर आपको बोला कि m और n नेचुरल नंबर है। 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर 0 आपको इंक्लूड करना होता है तो वो होल नंबर के अंदर आता है, मतलब 0 अगर आपको इंक्लूड करना है तो होल नंबर में आता है 0, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 0 कभी नेचुरल नंबर नहीं होता। इस चीज़ का नॉलेज रखना थोड़ा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं,
होल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये सारे नंबर आप नंबर सिस्टम में पढ़ के जाना, मतलब ये थ्योरी थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है, इसका ज़रूरत पड़ता है। अभी मैंने CGL 2021 में तो देखा है, ये 2 बार पूछा जा चुका है नेचुरल नंबर्स के बारे में, एक बार इससे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो n की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 2, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर भी है। तो अब आपके पास नंबर क्या हो गया, NM 2365 ठीक है। अब इसको 11 पे भी डिविजिबल होना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑड डिजिट ऑफ अ नंबर। तो आपने देखा 9 और 2 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 8 कितना हो गया आपके पास, 27 हो गया, माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, तो 3 और 5 8 और 4 12। ये 11 के इक्वल होना चाहिए, और के की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, -1 0 1 2 या -2 तक तो बात जाती ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपने देखा 27 में से 12 गया तो कितना आ गया, 15 माइनस है, और यहाँ पे के की वैल्यू आप 1 ही रख लो, के की वैल्यू 1 रखा तो आपने देखा कि यहाँ पे 11 आ गया। तो m की वैल्यू जो है 15 - 11 यानी कि 4 आ गया। अब m की वैल्यू तो है जी 4 का स्क्वायर, और n कितना निकाला था हमने, 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 16 × 4 कितना 64 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार, मतलब आपको आनंद आ जाएगा क्वेश्चन करके, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल MNP जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें MN जो है वो MP के इक्वल है, और इसकी लेंथ भी आपको गिवन है कितनी, 16√5, और NP जो है वो कितनी है आपकी, NP जो है वो 32 है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालूँ, अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ तो जो ये साइड है ये MQ साइड मान लो, यहाँ पे Q पॉइंट मान लो, तो जो ये MQ मैंने ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है NP पे, ये ही आपका मीडियन होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, और यही परपेंडिकुलर होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, और यही मीडियन होगा, यही एल्टीट्यूड होगा, सारा कुछ यही होगा, हाइट भी यही होगा, सब कुछ यही होगा। तो आपने देखा ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लाइटली ना लेना, ये आगे भी आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्यू पे गया, और ट्रायंगल MNP जो है इंस्क्राइब थी सर्कल के अंदर, ये भी चीज़ है, ठीक है, इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर बनी हुई है। तो आपने देखा ये 90, और मैंने बोला ये मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। पहली बात तो मीडियन है, तो आपको पता है वर्टिसेस से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर देंगे तो मीडियन होता है। तो मीडियन जो है मतलब मिड पॉइंट पे आके मिलता है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, कौन सी, NQ और QP, ठीक है। तो टोटल है 32, तो NQ भी 16, ये भी 16, ठीक है। अब यहाँ से MQ की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है, यहाँ से MQ की वैल्यू निकल सकती है, कितनी आएगी, आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 16√5 का स्क्वायर करेंगे, -16 का स्क्वायर करेंगे बेस का, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका कितना आ गया, आपने देखा 16 का स्क्वायर × 5 -16 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 16 का स्क्वायर × 4 हो गया। अगर मैं 16 का स्क्वायर कॉमन लूँ तो आप देखोगे 16 का स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो आप देखोगे 5 - 1 हो जाएगा, जो कि 4 के इक्वल है। तो 16 का स्क्वायर का √16, 4 का √2, तो MQ यानी कि हाइट जो है वो आपकी 32 आ गई, किसकी, ट्रायंगल की। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपको बोला है कि रेडियस बतानी है सर्कल की, आपको क्या बोला है, रेडियस बतानी है सर्कल की, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा, और मैं अगर N से ज्वाइन कर दूँ, या M से तो ज्वाइन हुआ ही हुआ है, तो ये जो है सर्कल की आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, या फिर P से ज्वाइन कर दो, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल की रेडियस है ये सर्कम रेडियस है, ठीक है ना, आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल की रेडियस है ये सर्कम रेडियस है। अगर ये सर्कम रेडियस है तो हमें निकालना क्या है, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो ट्रायंगल अंदर बनी है सर्कल के, इनकी तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन बाय 4 × एरिया। तो आपने देखा तीनों साइड कौन कौन सी है, 16√5 और 32। अब
ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो आपने देखा 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या है, हीरोन्स फार्मूला से जो है रूट राट में बात होगी, मतलब पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो कितना आएगा 16 रूट 5 प्लस 16, है ना। उसके बाद आप उसको सॉल्व करना जब शुरू करेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बढ़िया है क्या कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बेस कितना दिया है एनपी की वैल्यू कितनी 32 और हाइट कितने निकाल लिया आपने 32, तो आपने देखा एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 32 इंटू 32, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आपने देखा ये 2 पे गया, ठीक है, और ये गया 8 पे, 32 से 32 कट गया, और ये आपने देखा 8 चौक और ये गया 2 पे, और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है, 1 सेकेंड, 4 इंटू 2, तो ये गया 2 पे, ये गया 8 पे, 832, और ये सॉरी यहाँ पे 4 आएगा आपका, क्योंकि 4 इसको जो है 16 को 4 पे काटेगा, है ना। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, ये गया 2 पे और 32 है तो 32 गया, 2 पे गया, ये गया 8 पे, 8 32 को काटेगा कितने 4 पे, 4 16 पे, 16 को 4 पे काट देगा, तो 4 इंटू रूट 5 कितना 5, तो 4 इंटू 5 कितना 20 जो है करेक्ट आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला सीमा ने इतना इन्वेस्ट किया, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, उसके पास 5 साल बाद कितना होगा, मतलब 5 साल बाद जो अमाउंट होगी वो आपको बतानी है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो 5 साल का, प्रिंसिपल कितना 17,650, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इतना, टाइम कितना इतना, 2200, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको सॉल्व करके आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना आ रहा है, ये आ गया आपके पास 15002.5/2, और ये आपका ऑलमोस्ट हो गया 7501.25, 7501.25 हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 17,650, और ये कितना हो गया, तो ये आ गया सॉरी 25 आएगा, तो आपने देखा 25,151.25 आया, नियरेस्ट रुपीज़ तक आपसे पूछा तो राउंड ऑफ करके 25,151 आ जाएगा। आपको बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए, टाइप ए कौन सा है, नीले वाला, तो इन 2016 और 2018, तो आपने देखा 275 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। फिर टाइप बी की जो कार है वो लाल वाली है 2015 और 2017, तो 250 और 275, 250 और 275 कितना हो जाएगा, 250 250 500 में 25 ऐड कर दो, तो ये 25 पे कट गया भाई बड़े आराम से। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 200 मार्क्स, तो ये है 200 मार्क्स, ठीक है। इससे कम कितनों ने किए, 30 ने। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 400, तो यहाँ पे आगे आ गया 400 और मोर मार्क्स, तो 400 और मोर कितनों ने अटेन किए, 35 ने। तो ये बताना है कि 30-35 से कितना कम है, 5 कम है। किस पे पूछा है, 35 पे पूछा है, क्योंकि बाद में 400 और मोर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि 35 हैं, तो डिनोमिनेटर में 35 आ जाएगा। तो ये 100/7 पहले भी वैल्यू बता चुका हूँ, 14.28%, जो कि राउंड ऑफ में 14.3% आ जाएगी, क्योंकि करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, और सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो था, ठीक है। तो ये 12 अप्रैल सॉरी 12 नहीं, ये 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, क्योंकि अभी शिफ्ट 3 चल रही है ना। शिफ्ट 1 का लास्ट टू लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का, तो वहाँ से देख लेना और खुद से ट्राई कर लेना। पहले खुद से ट्राई करना, ना समझ आए तो वहाँ से देख लेना, कराया हुआ है। और इससे पिछली वीडियो में भी ऐसा सेम क्वेश्चन था, पर उसमें सैटरडे पे बात हो रही थी
और यहाँ पे 1 वेनिला केक और 1 चॉकलेट केक का प्राइस अलग अलग था। यहाँ पे फ्राइडे में बात हो रही है, ठीक है। और सेम है ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में, एक बार चेक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन में बोला व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट ए एंड डी। तो आपने देखा ए में एम्प्लॉयड यूथ कितने 10.5, ई में कितने 8। पूछा इनका परसेंटेज, तो परसेंटेज जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ यूथ पे निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ़ यूथ कितने हैं ए में 12, ई में कितने 9। तो ये आ गया आपका 18.5/21, ठीक है। तो 18.5/21 इंटू 100%, तो ये आपने देखा ये हो गया 1850/21। तो 21 अट्ठे 176 होगा पहले तो 8 आ जाएगा। फिर आपने देखा यहाँ पे दोबारा 90 आ गया। एक सेकेंड, नहीं 21 अट्ठे तो और ही कुछ होगा, 168 होगा, ठीक है। मैं 22 पे चला गया था, 21 अट्ठे 168 हो जाएगा। तो ये 15 में से 8 गए 7, 1 तो 117 आ गया, तो 170 बनेगा, दोबारा 8 आएगा तो 88, और फिर 2 बचा रिमाइंडर, तो 2/21। तो 88:2/21 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो, क्वेश्चन आपको हेल्प किया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू और कमेंट, और फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।